नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंसेस अलाउ कर दिए हैं। अब इसका क्या मतलब होता है मुझे मालूम है, आपको जानने की इच्छा तो जरूर होगी। तो क्या है ये, क्या एग्जैक्टली ये इश्यू है, इसको हम डेप्थ में आज जानने वाले हैं। सिंपल शब्दों में अगर मैं समझाऊं इस वक्त, तो एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंट क्लियरेंस का मतलब ये हुआ दोस्तों कि कोई भी इंडस्ट्री अगर कहीं पर लगती है तो अगर वो पोल्यूटिंग कैटेगरी की हो सकती है, मान लीजिए जैसे प्लास्टिक की बोतल बना रही हो या प्लास्टिक बना रही हो, तो इस प्रकार की इंडस्ट्री को एनवायरमेंटल क्लियरेंस लेना होता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है आप चाहें तो अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस, ये नॉर्म नहीं है, एक्सेप्शनल टाइम्स में कोई इंडस्ट्री चाहे तो पहले सेटअप कर दें और उसके बाद भी वो एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले सकते हैं। तो क्या है ये इशू, आइए आज की क्लास में इसके बारे में जानते हैं, इस पर चर्चा भी करते हैं। तो जैसा आप न्यूज में देख सकते हैं, काफी ज्यादा ये न्यूज में बना हुआ है, एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस अलाउड इन एक्सेप्शनल केसेस, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से ये हुआ है। तो दोस्तों, मेरा नाम किंजल चौधरी है, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पाथ फाइंडर पर। आप मुझसे मेरे टेलीग्राम चैनल या फिर कम्युनिटी पेज कहीं पर भी जुड़ सकते हैं, जहां पर लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ अपडेट्स भी मिल जाएंगे। इसके सिवा दोस्तों 0% ईएमआई में आपको लोन भी ऑफर कर रहे हैं, और आप जब भी अनअकैडमी आए यूज दी कोड KC10, क्योंकि जब आप एक कोड यूज करेंगे तो सिर्फ आपको 10% ऑफ नहीं मिलेगा दोस्तों, आपको मेरे द्वारा हैंड होल्डिंग मिलेगी, मेंटरशिप मिलेगी, एंड कोई ऑफिस स्टाफ नहीं, आप डायरेक्टली मेरे संपर्क में रहेंगे। तो आप निश्चिंत होकर मुझे कॉल भी कर सकते हैं, बस कॉल मैसेज जो भी करना है आप कर सकते हैं। एंड जो गाइडेंस है दोस्तों, इट विल कवर ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ जीएस, एसए एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो इसके सिवा आपके मन में कोई भी सवाल है विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन जर्नी, सब्सक्रिप्शन, लेटेस्ट ऑफर, तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और उनको बस KC10 कोड के बारे में बताएं। याद रखिएगा, ये KC10 कोड यूज करने पे ही आपको ये सारे बेनिफिट्स मेरी ओर से मिल रहे हैं। तो न्यूज में क्या है, न्यूज में है दोस्तों एक्स पोस्ट फैक्टो ग्रीन क्लियरेंस या फिर एनवायरमेंट क्लियरेंस एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में सुप्रीम कोर्ट ग्रांट करेगी, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। तो हुआ यूं था दोस्तों, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने कहा था साफ साफ कि अगर एक केस आया था एनजीटी के पास, और एनजीटी ने कहा था कि एक इंडस्ट्री की फंक्शनिंग उन्होंने रुकवा दी थी, और वो कारण था कि उन्होंने एनवायरमेंटल क्लियरेंस उनको मिली नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने अपना ऑपरेशन उस इंडस्ट्री ने शुरू कर दिया था। तो वही केस लेके कंपनी अब सुप्रीम कोर्ट गई थी, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप चाहें तो एनवायरमेंटल क्लियरेंस बाद में भी ले सकते हैं। तो एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस क्या होता है, एक बार फिर से आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, इसका मतलब होता है कि कोई भी इंडस्ट्री या प्रोजेक्ट जो कि स्टार्ट हो चुकी है विदाउट ऑब्टेनिंग द एनवायरमेंटल क्लियरेंस, वो क्या कर सकती है, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने के बाद एनवायरमेंटल क्लियरेंस ले सकती है। यूजुअली क्या होता है, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट होने वाला होता है तो स्टार्ट होने के पहले ही एनवायरमेंटल क्लियरेंस होता है, और उसके बाद अगर वो फ्लैग हो गया, मतलब अगर उसके बाद अगर उसको कह दिया गया हाँ ये क्लियर है, तो ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाती है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, प्रोजेक्ट पहले स्टार्ट करो, बाद में एनवायरमेंटल क्लियरेंस लो, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया है। इसी को क्या कहते हैं, एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्यों ऐसा आदेश दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि जो बिजनेस लोगों को नौकरी दे रही है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही है, देश की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रही है, उनको बस इस ग्राउंड पे बंद कर देना ठीक नहीं है कि उन्होंने एनवायरमेंटल क्लियरेंस उन्हें अब तक ऑब्टेन नहीं किया है। वो भी तब जब इस केस की बात करें दोस्तों, तो इस कंपनी ने ऑलरेडी पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई भी कर दिया था। तो ऐसी कंपनी जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया है एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए, तो इस कंपनी को रोकना और बंद करवा देना बस इसी ग्राउंड पे कि ये एनवायरमेंटल क्लियरेंस हासिल नहीं किया है, ये सही नहीं होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986, जिसके अंतर्गत एनवायरमेंटल क्लियरेंस दिया जाता है, तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस प्रोहिबिटेड है। तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 अलाउ करता है एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस को। इसके सिवा दोस्तों, आपको अगर मैं पूरा इशू फिर से बताऊं तो यही है, एक बार जल्दी से समराइज कर दूं तो एनजीटी ने एक प्लास्टिक बनाने वाली कंपनी के खिलाफ एक ऑर्डर पेश किया था। एक्चुअली एक एनजीओ है, उनके खिलाफ वो कोर्ट चली जाती है, एनजीटी चली जाती है, और एनजीटी ने ऑर्डर दे दिया कि इस यूनिट को बंद करना होगा क्योंकि इनको अब तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस नहीं मिला है। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला जाता है, सुप्रीम कोर्ट में मामला जब पहुंचता है तो सुप्रीम कोर्ट कहती है देखिए साहब, ये 8,000 लोगों को एम्प्लॉय करती है,
ये कंपनी। इसके सिवा ये इकोनॉमी में भी कंट्रीब्यूट करती है और ये कंपनी तो ऑलरेडी एनवायरमेंटल क्लियरेंस के लिए अप्लाई भी कर चुकी है। तो दिस यूनिट हैज ऑलरेडी अप्लाइड फॉर एक्स पोस्ट फैक्टो एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो जब अप्लाइड है ऑलरेडी और सरकार जब फैसला लेने वाली है, एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिलेगा तो इसको कंटिन्यू करने देंगे, नहीं मिलेगा तब बंद कर देंगे, लेकिन अभी से बंद करना ठीक नहीं होगा। तो कोर्ट का कहना साफ साफ है, कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि उनके इस फैसले का ये मतलब नहीं है कि जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है उसको हम अलाउ कर दें। कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि भाई जो पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है उन पे उसी प्रकार से आप देखें तो पेनल्टी लगेगी। ये जो पेनल्टी होगी दिस विल बी एज पर दी पॉल्यूटर पेज प्रिंसिपल, यानी जो पॉल्यूटर है वो पॉल्यूशन के मुताबिक, जो पॉल्यूशन के अनुसार जो उसको भुगतान करना चाहिए वो भुगतान वो कंपनी करेगी। तो कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि यदि कोई इंडस्ट्री पॉल्यूशन कर रही है तो उसके अनुसार उस पर फाइन भी लगेगा, पेनल्टी भी लगेगी, लेकिन कंपनी को बंद नहीं करवाएंगे जब एनवायरमेंटल क्लियरेंस का फैसला ऑलरेडी लिया जाना है कि वो इश्यू होगा नहीं होगा। और हाँ, जब इश्यू हो जाएगा तो उसमें कुछ पाया जाता है, मान लीजिए इस कंपनी को एनवायरमेंटल क्लियरेंस में कुछ इरेगुलरिटी पाया गया कि आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है, आप ये चीज़ इस प्रकार के आपको, मान लीजिए उस सिंपल करते हैं इसको, मान लीजिए उस फैक्ट्री है प्लास्टिक बनाने वाली, उसमें से मान लीजिए एक पाइपलाइन है जो कि डायरेक्टली पास के लेक में जो एफ्लुएंट है उसको डिस्चार्ज करती है। अब हो सकता है कुछ नॉर्म होगा जिसके अनुसार एफ्लुएंट का जो बीओडी, डीओ एंड बाकी केमिकल फैक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मान लीजिए ये x यूनिट्स होना चाहिए था। कंपनी जो एफ्लुएंट डिस्चार्ज कर रही है दिस इज x+2 यूनिट्स। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ये +2 यूनिट्स के अनुसार क्या करवाएगी, या एनवायरमेंटल क्लियरेंस जो भी अथॉरिटी इशू कर रही है सबसे पहले कहेगी कि भाई तुम क्या करो, x+2 को ठीक करवा के वापस x यूनिट्स तक के अंदर पोल्यूशन लिमिट करवाओ, और अब तक तुमने 2 यूनिट एक साल में ऐड अप करें तो मान लीजिए बनता होगा 250 यूनिट। तो तुमने 250 यूनिट पोल्यूटेंट का जो लेक में डिस्चार्ज किया है उसके मुताबिक तुम फाइन भी भरोगे। तो कोर्ट ने साफ साफ कहा है जो डेविएंट इंडस्ट्री है जो कि पोल्यूशन कर रही हैं उनको इसी प्रकार से पिनलाइज करना होगा एज पर दी पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल। कहीं भी कोर्ट ने नहीं कहा है कि पोल्यूटिंग इंडस्ट्री को हम अलाउ करेंगे, पोल्यूशन करो, जियो अपनी जिंदगी, ऐसा नहीं है। यूनिट ने उसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि हाँ, हम इंडस्ट्री रोकेंगे नहीं तब तक जब तक एनवायरमेंटल क्लियरेंस ऑलरेडी उसका इशू होने वाला है या उस पर बात चल रही है। तो अब यहां से एक सवाल उठता है, एनजीटी क्या होता है? तो एनजीटी क्या है, जल्दी से हम चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। एनजीटी अगर आप देखें तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी एक्ट 2010 के अंतर्गत बनाई गई है। इसका जो बनाने का पर्पस है कि जो केसेस हो रहे हैं एनवायरमेंटल पोल्यूशन, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, तो एनवायरमेंट रिलेटेड जितने केसेस हैं उनको इफेक्टिवली डील किया जाए और एक्सपीडिशियसली, यानी जल्दी से जल्दी उनका फैसला आ सके। तो एनजीटी एक स्पेशलाइज्ड बॉडी है जिसमें इन्वायरमेंटल डिस्प्यूट्स को हैंडल करने के लिए एक्सपर्टीज होती है। तो अब जाहिर सी बात है एनजीटी अगर आप देखें तो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर नहीं चलती है, ये गाइडेड है बाय द प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस जस्ट लाइक एनी अदर ट्रिब्यूनल। तो इसमें अगर आप देखें ट्रिब्यूनल का उद्देश्य है कि स्पीडी इन्वायरमेंटल जस्टिस हो, और जो लिटिगेशन का बर्डन हो गया है इन्वायरमेंटल केसेस का हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, वो सब कम हो सके और एनजीटी में ही मामले सॉल्व हो जाए। तो ट्रिब्यूनल की अगर हम बात करें तो इनको टारगेट दिया गया है कि जो भी केसेस आते हैं 6 महीने के अंदर में इनको डिस्पोज कर देना है, अपील्स जितने भी हैं खत्म कर देने, 6 महीने में फैसला आ जाना चाहिए। तो एनजीटी की जो प्रिंसिपल प्लेस है सिटिंग की वो न्यू दिल्ली है। इसके सिवा अगर आप देखें तो 4 अन्य प्लेस भी हैं जहाँ पे एनजीटी बैठती है, वो है भोपाल, पुणे, कोलकाता, चेन्नई। इसके सिवा बहुत इंपॉर्टेंट है एनजीटी कौन से प्रकार के केसेस लेती है। तो आप देख सकते हैं एनजीटी के जो केसेस होते हैं ये 7 प्रकार के लॉज के अंदर ही वो डील करती है। एक है वाटर एक्ट, दूसरा है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, तीसरा है फॉरेस्ट एक्ट, चौथा है एयर एक्ट, पांचवा है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, छठा है पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, सातवां है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। तो इसमें क्या नहीं है याद रखिएगा, इसमें प्रीलिम्स में सवाल बनता है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट इसमें नहीं इंक्लूडेड है। इसके सिवा फॉरेस्ट राइट्स एक्ट इसमें नहीं इंक्लूडेड है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट के जो मामले होते हैं वो एनजीटी में नहीं जाते हैं। ये क्या करना है, आपको दिमाग में बैठा लेना है, प्रीलिम्स में तो सवाल इसी पे बनेगा। तो कुछ भी कीजिए, इसको दिमाग में जरूर याद रखिएगा।
तो बाकी ट्रिब्यूनल की एक बात हो रही थी, तो इसमें बता देते हैं आपको कि जो चेयरपर्सन होते हैं ट्रिब्यूनल के, वो रिटायर्ड या सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होने चाहिए या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया होने चाहिए। इसके सिवा टोटल 20 से ज़्यादा मेंबर्स एनजीटी में नहीं होते हैं, जिसमें से 10 मेंबर्स जो होने चाहिए अगर आप देखें तो वो जुडिशियल बैकग्राउंड से आने चाहिए, एंड नॉट मोर देन 20 जुडिशियल, माफ कीजिएगा, नॉट 10 बट नॉट 10 से 20 के करीब जुडिशियल मेंबर्स यानी कोई जज वगैरह होने चाहिए, और एटलीस्ट 10 बट नॉट मोर देन 20 यानी 10 से 20 क्या होने चाहिए, इन्वायरमेंटल एक्सपर्ट्स होने चाहिए। तो इन्वायरमेंटलिस्ट होने चाहिए कितने, 10 से 20, और 10 से 20 क्या होने चाहिए, जुडिशरी वाले लोग होने चाहिए। तो इस प्रकार की इनकी मेंबरशिप है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, यही कहानी है जो आपको याद रखनी है। एनजीटी बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव में, मेंस के पर्सपेक्टिव में, इन पे बहुत सवाल बनता है, तो याद रखिएगा। एंड अगर आप जयपुर में रहते हैं तो आपके लिए स्पेशल न्यूज़ है, आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अनअकैडमी स्टोर हम वहाँ पर लेकर के आ गए हैं, तो जल्दी से जाइए, रजिस्टर कीजिए। 9-10 अप्रैल को अगर आप विजिट करने वाले हैं तो क्या करना है, रजिस्टर करना है। आपके साथ फॉर्म भी शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइएगा और जाके रजिस्टर करना ना भूलिएगा। बाकी जब भी अनअकैडमी आएंगे कौन सा कोड यूज़ करेंगे, KC10, क्योंकि जब आप ये कोड यूज़ करेंगे तो आप ही को फ़ायदा है, आप ही को कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। वो क्या है, डायरेक्ट हैंड होल्डिंग मिलेगी मेरे द्वारा, और जो गाइडेंस है सारे सब्जेक्ट्स ऑफ GS, SA एंड ज्योग्राफी ऑप्शनल को कवर करेगी। और अनअकैडमी लाइट में हम टेस्ट सीरीज़ भी लेकर आए हैं, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। लास्ट माइल इंटरव्यू प्रोग्राम है, इसमें भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइकन एक सब्सक्रिप्शन है, एंड आइकनिक सब्सक्रिप्शन में आप देखें तो 1-to-1 लाइव मेंटरशिप होती है, स्टडी प्लानर होता है, ओपन हाउस होता है, मेंस क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस होती है, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। बाकी प्लस सब्सक्रिप्शन की जो 1 साल की कीमत है दैट इज 46,791 रुपीज़, 1 साल की आइकनिक की कीमत है 57,041 रुपीज़, 1 साल की ऑप्शनल की कीमत है 24,750 रुपये। ये सारी कीमत तब है जब आप KC10 कोड यूज़ कर रहे हैं, और जब आप ये कोड यूज़ करते हैं तो ही आपको मेरी हैंड होल्डिंग एंड मेंटरशिप भी मिलती है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड डू सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर चैनल।